स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? देखो, थोड़ा सा मोटिवेशन है तो हल्का सा भाषण है। बहुत से बच्चे लोग है ना, क्या कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों देख रहा हूँ मैं लॉकडाउन में, जो आपसे रोज होमवर्क मंगवा रहा हूँ उसमें आप लोग कॉपी मार रहे हो। हाँ, हम लोग होमवर्क देखते रहे, ऐसी थोड़ी देर से मंगवा के फिर नहीं देखा, देखते हैं कितना बड़ा स्टाफ है, सब लोग लगे हुए तेरा होमवर्क चेक करने में, तो शाम को रिपोर्ट मिल ही जाता है कि ये बच्चे ने इसमें से कॉपी किया, ये बच्चे ने ऐसा किया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का होमवर्क मेरे नोट्स का कॉपी होता है, सिर्फ हैंड राइटिंग बदलता है। क्यों भाई, कॉपी करना है? नहीं ना, अपना सोच डाल अपने नोट्स में। ये होमवर्क क्यों देता हूं मैं? होमवर्क का यूज पता है? होमवर्क का सही मीनिंग क्या होता है? होमवर्क मतलब तू ये मत बता मुझे कि तू घर पे बैठा है 2-3 घंटे तूने लिखा है, मेहनत की है, ये मत बता मुझे तो कुछ दिखाई मत, मेरे पे इंप्रेशन मत बनाओ आप लोग। होमवर्क का सही मतलब ये है कि आपको जो पढ़ाया, आपने वीडियो में से जो सीखा है, क्या वो वाकई में आपको समझ में आया है? क्या राइट समझ में आया है? तो होमवर्क में जब नोट्स बना रहा है तो अपने पॉइंट्स लिख, तो मैं उसको पढ़ूंगा और देखूंगा कि हाँ ये मेरे बच्चे को सही समझ में आया, ये गलत समझ में आया। तब मैं उस पर पॉइंट करके बोलूंगा कि देख तू यहाँ पे गलत है, तुझे समझ में नहीं आया, ला मैं फिर से समझाता हूँ, है ना। तो होमवर्क को जेन्युइनली अपनी थॉट डालो। मेरे नोट्स क्यों भेजे गए? तेरे कॉपी करने के लिए नहीं, मेरे नोट्स इसलिए भेजे गए ताकि तू उसमें से आइडिया ले, फॉर्मेट पता चले कि हाँ इस थियरी में इतने पॉइंट्स लिखने, इसमें इतना करना है, इसलिए नोट्स भेजे यार। तू तो बस छापा मार के भेज दिया सर को वापस, ऐसे नहीं चलता, गलत है ना। देख, इंसान कौन आगे आता है पता है? कौन बड़ी सक्सेस अचीव करता है? जो ओरिजिनल होता है, अपना खुद का सोच। देख, अपनी खुद की सोच, अपना खुद का एक्सपीरियंस, अपनी खुद की स्किल्स, अपनी खुद की, मतलब हमने जो लात घूसे खाए ना लाइफ में, लात घूसे मतलब जहां हमको फेलियर मिला है, कहीं सक्सेस एक्सपेक्टेड था और नहीं मिला है, इन सब एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है और खुद का ओरिजिनल प्रोडक्ट बनता है। सपोज ये जो नए नए क्रिकेटर्स हैं, अभी तो मैं क्रिकेट ज्यादा नहीं देखता, जब मैंने देखना बंद किया था तब की बात कर रहा हूं। ये जैसे विराट कोहली ले ले, युवराज सिंह ले ले, धोनी ले ले, सहवाग ले ले, ये सारे क्रिकेटर सक्सेसफुल हुए ना, नाम बनाया ना इन्होंने दुनिया में अपना। लेकिन ये लोग भी जब क्रिकेट सीखे होंगे तो किसी ना किसी कोच का क्रिकेट देख के सीखे होंगे, या तो सचिन, सौरव, द्रविड़, कपिल सर, ऐसे महान क्रिकेटर्स के वीडियो ये लोग भी देखते ही होंगे, या उनका मैच लाइव देखते होंगे, ये लोग देख देख के ही सीखे ना। लेकिन इन सबसे सीखा इन्होंने, अच्छे टीचरों से, अच्छे क्रिकेटर्स के वीडियो से इन लोगों ने सीखा, पर क्या इनके खेल की कॉपी किया? क्या युवराज, धोनी, सहवाग, कोहली, इन लोगों के शॉट्स में क्या ये बड़े प्लेयर की कॉपी दिखती है देखो? नहीं ना, सबका खुद का टेक्निक है खेलने का, खुद के नेचुरल शॉट्स खेलते हैं, दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल। समझा? तो तू भी मेरे नोट्स को एक इंस्पिरेशन के तौर पे ले, मेरे वीडियोस को देख, उसमें से सीख। लेकिन जब लिखने बैठे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठे, या कुछ बड़ा थियरी लिखने बैठे, तो अपनी सोच डाल कि तुझे क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में, तुझे कैसा फिजिक्स समझ में आया। फिर मैं बैठा हूं उसको चेक करने के लिए, कहीं भी गलत समझ में आया होगा तो मैं बोलूंगा ना कि बेटा यहाँ पे गलत है, ठीक है? तो अब ये बेईमानी वाला काम नहीं करना, ओके? क्या प्रॉपर अपने हिसाब से लिखना, डन? चल भाई, ओके। इलस्ट्रेशन 7 देखते, चलो आज। समझ अपना ये जो टॉपिक नंबर 2 है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें 6 वीडियोस डाले और 7वां रिवीजन का डाला है। 7 वीडियोस देखेगा तो विद रिवीजन तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो जाए एनसीईआरटी से। अब उसके सम्स देखते हैं, ये सम्स खत्म हो जाएगा, कुछ 12 सम्स से देख ले, है ना। उसके बाद तीसरा टॉपिक आएगा गाउस लॉ, और वो लास्ट टॉपिक होगा, फिर चैप्टर अपना खत्म, ठीक है? चल, तो इलू 7, ये इलस्ट्रेशन 7 में ये बोला है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसलिए लिखा नहीं, आपको बोलने से भी समझ में आ जाएगा कि ये जो ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है मतलब ये सब साइड इक्वल होगी, ये सब 60-60-60 होगा, ओके। तो ये जो ए बी और सी पे एक एक चार्ज रखा है, क्यू एंड नेगेटिव क्यू, ओके, वेरी गुड। अब क्वेश्चन यही इंफॉर्मेशन था कि कहां पे क्या रखा है और क्या सीन है। अब क्वेश्चन, फाइंड द फोर्स ऑन एवरी चार्ज
हर एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स पता करो। तो जैसे ये ए है, इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है वो पूरा पता कर, फिर बी पे कौन कौन लगा रहा है वो पूरा पता कर, सी पे कौन कौन लगा रहा है वो पता कर। तो देख न्यूमेरिकल का स्ट्रेटेजी क्या बनेगा पता है? जैसे देख ए पे फोर्स है ना, दो जगह से आ रहा है। कहां से आ रहा है? तो ये है प्लस, देखिए प्लस दिख रहा है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। ये प्लस प्लस को रिपल्सन करेगा, तो ये वाला प्लस इस पे फोर्स लगाएगा, जैसे रिपल्सन तो ऐसे ही धक्का मारेगा, तो इसका फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा इधर, है ना। फिर ये माइनस है तो वो इसको इधर खींचेगा तो इधर लगेगा। क्लियर है? तो इस पे दो फोर्स लगेंगे, ये और ये। फिर इन दोनों का हम कुछ ना कुछ रिजल्टेंट ढूंढ के आंसर ला देंगे। तो ए का स्टोरी खत्म। फिर ऐसे बी का स्टोरी चालू होगा। देख बी पे फोर्स कहां से लग रहा है? एक तो देख नेगेटिव है, इसको यूं अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव है तो यूं रिपल्सन करेगा। तो देख बी पर भी दो जगह से फोर्स लग रहा है, ये और एक ये। इन दोनों का भी कुछ ना कुछ रिजल्टेंट लाएंगे तो बी का स्टोरी भी खत्म। इन द सेम वे देख सी पे भी दो जगह से फोर्स आ रहा है, ये प्लस है, इस माइनस को यूं खींचने की कोशिश करेगा तो एक फोर्स ये हो गया, फिर ये प्लस इस माइनस को ये भी खींचेगा तो फोर्स ये हो गया। तो देख सी पे भी दो फोर्स लग रहा है, तो इनका भी रिजल्टेंट लाएंगे तो सी का स्टोरी भी खत्म हो जाएगा। मतलब तीन स्टोरी चलेगा, ए पे, बी पे और सी पे। अच्छा ये एंगल कितना दिख रहा है? 120। ये एंगल क्या दिख रहा है? 120। और ये क्या दिख रहा है? 60। एंगल काम करेगा इधर, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करें उससे पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन ले ले कि जो AB के बीच में फोर्स है, BC के बीच में जो फोर्स है और AC के बीच में जो फोर्स है, सारे फोर्स इक्वल है, सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है। कैसे? इन दोनों के बीच का फोर्स पता करना है तो फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। फिर इधर भी वही होगा, K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दोनों के बीच में भी वही होगा, K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस। तो सारे का मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अलग अलग है सबकी, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सबका इक्वल है। तो फिर हम लिखने में कुछ शॉर्टकट्स मार सकते हैं। क्या? देख बताता हूं कि फोर्स बिटवीन ए एंड बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन बी एंड सी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन ए एंड सी ऑल आर इक्वल एंड दे आर KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर। तो उनको शॉर्ट में हम F से डिनोट करेंगे ताकि अपना वक्त और लिखावट बच जाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो फोर्स है वो क्या हो गए? F। सारे के सारे फोर्स को क्या नाम दे दिया? F। हाँ, लिखने में इजी रहेगा ना। ठीक है, चल अब ए का स्टोरी चालू करते हैं। तो ए का जो पूरा स्टोरी है इधर ले लेते हैं, है ना। तो चलो, फोर्स ऑन ए। ठीक है, तो ए पे कौन, तो पता है ना, ए पे फोर्स लग रहा है बी की वजह से, ड्यू टू बी इज इक्वल्स टू, नाम तो दे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर। लेकिन शॉर्ट नेम क्या रखा अपन ने इनका? F। फिर ड्यू टू सी, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर, शॉर्ट में नाम रख दिया F। ओके, तो ए पे जो दो फोर्स लग रहे हैं उन दोनों को फाइनली मैथमेटिकली लिखा, ड्राइंग में तो समझा, उसके बाद लिखा भी अपन ने। अब इसका रिजल्टेंट लाना है, बहुत सिंपल फंडा है वेक्टर का। देख इस छोटी सी जगह में तुझे वेक्टर के तारे दिखाता हूं। वेक्टर पोर्शन में हमने सीखा है कि जब किसी पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं एंड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, इन दैट केस रिजल्टेंट इज नथिंग बट ओनली एडिशन ऑफ दीज टू फोर्स। सपोज ये 5 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, तो टोटल हो गया 8। डायरेक्ट सम करो सीधा, कोई वेक्टर के सिंबल विंबल लेने की जरूरत नहीं, एक ही डायरेक्शन में ना, सीधा प्लस करो। ओके, अब जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, इधर ये 3 और ये 5, तो इसमें माइनस करना पड़ता है, तो 2 न्यूटन आंसर आता है। अब ये देख, एक ही डायरेक्शन में तो प्लस करो, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस करो। लेकिन सर ऐसे टेढ़ा लग गया तो बीच में कुछ एंगल बन गया, ये 5 और ये 3, तो अब क्या करें? तो अब वो अंडर रूट वाला फॉर्मूला याद है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हाँ, वो लेने का मतलब रिजल्टेंट वेक्टर तू 3 तरीके से सॉल्व कर। एक ही डायरेक्शन में तो प्लस कर, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर, और बीच में कुछ एंगल है तो अंडर रूट वाला फॉर्मूला ले। तो यहां पे देख, ए पे जो दो फोर्स लग रहे हैं ये और ये ना तो एक डायरेक्शन में ना अपोजिट, इनके बीच कुछ एंगल बन रहा है। हाँ, तो वाला फॉर्मूला ले ले अंडर रूट। तो चलो लिखेंगे, फोर्स ऑन ए इज अंडर रूट, ये तेरा समझ ले ए बी और ये cos थीटा, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एफ
cos 120। समझ में आ रहा है? ओके, इसको सॉल्व करना है। ये हो गया 2f² cos 120 मीन्स -1/2, टू डू कैंसिल, 2f² माइनस f², तो आंसर आया f। मतलब ए पे जो फोर्स लग रहा है वो f मीन्स KQ²/L², इतना लग रहा है फोर्स। फाइनल, खत्म केस इसका। लेकिन डायरेक्शन जानना है तो हाँ, तो भैया डायरेक्शन जानने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। चलो करते हैं मेहनत। इसको देख, एक भाई यहां से खींच रहा है, एक भाई यहां से खींच रहा है, तो कहां जाएगा? बीच में जाएगा। ऐसे एग्जैक्टली बीच में ही क्यों गया सर? थोड़ा इधर भी जा सकता। अरे नहीं, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है ना। अब ये भी समझाना पड़ेगा। अरे देख, जैसे ये कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है, इस बच्चे को एक ने यहां से खींचा और एक ने यहां से खींचा, इक्वल फोर्स से, तो ये बच्चा हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से, राइट? ओके, लेकिन एक ने यहां से खींचा और एक ने यहां से खींचा और इक्वल फोर्स से खींचा, हाँ, तो बच्चा कहां जाएगा? एग्जैक्टली बीच में जाएगा ना। ऐसे मैं ही खड़ा हूं, देख, मेरे को एक बंदा यहां से खींच रहा है, दूसरा यहां से खींच रहा है, तो मुझे बीच में जाना पड़ेगा ना। समझा? ऐसे दोनों दो जगह से खींच रहे, तो मैं ना इधर जाऊंगा ना उधर, मैं जाऊंगा बीच में। समझा? यही होता है रिजल्टेंट। अब मान ले इसमें से ये फोर्स बड़ा है और ये छोटा है, तो फिर ये बच्चा इसकी साइड ज्यादा झुकेगा, यूं इस साइड जाएगा, लेकिन रहेगा इस रेंज में। समझा ना? हाँ, तो यहाँ पे भी देख, दोनों फोर्स इक्वल दे तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में से जाएगा। एग्जैक्टली बीच में से जाएगा तो 120 का आता है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम है। देख, ये फोर्स इस BC के डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन के लिए लिख ले यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ BC। ये हो गया तेरा वेक्टर। समझ में आया ए का स्टोरी? जिस तरह से ए का स्टोरी समझा है, इन द सेम वे हम लोग बी का स्टोरी समझेंगे। ओके, अब देख, बी पे फोर्स पता करते। समझ में तो सब आ गया, ये रहा, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, तो लिख दू ना फटाफट। चलो, फोर्स ऑन बी, सबसे पहले ए की वजह से, फिर आएगा सी की वजह से। तो ए की वजह से फोर्स क्या लेंगे? बी पे ए की वजह से फोर्स। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इससे वही रे KQ²/L², शॉर्ट नेम F। सेम हियर, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, KQ²/L², शॉर्ट नेम F। अब रिजल्टेंट के लिए सेम 120 वाला केस, ये भी 120 वाला केस है, तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए वही सेम चीजें करेगा तू, है ना? और आंसर क्या आ जाएगा? F। सब कुछ सेम डेटा इसलिए, लेकिन इसके भी डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, तो डायरेक्शन चल देख लेते हैं। फोर्स ऑन बी इज इक्वल टू KQ²/L², और यूनिट वेक्टर क्या लेंगे? देख, तो इसका फोर्स है ना, ऐसे जाएगा, देख ऐसे गया, तो ये AC को पैरेलल है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ AC। बोलो, समझ में आया बच्चों लोग? बी का इजी लगा ना थोड़ा? ओके, अब सी पे फोर्स पता करते चल। तो सी का पूरा स्टोरी यहाँ पे ले जाते हैं, इधर लिखेंगे, है ना? ठीक है, चल, वही सब समझ में तो आ गया। सी पे दो फोर्स लग रहे हैं, ए की वजह से और बी की वजह से। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए एंड ड्यू टू बी। ए की वजह से फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इज इक्वल्स टू KQ²/L²। In short, it is denoted by F, as we have decided before. Force on C due to B is equals to KQ²/L² denoted by small f. Okay. Resultant force. This time the angle is 60 degree. So same formula. Resultant force on C is under root F² plus F² plus 2F F cos 60. Okay, 2F² plus 2F². Cos 60 means 1/2. 2 gone. It will be entirely 3F². So the result will be √3F. Force on C. Done. But you need to place a vector for that. You have to take a unit vector. अब इसका डायरेक्शन कहां होगा? तो देख, ये दोनों फोर्स ऐसे हैं, तो बीच में से जाएगा, इसका फोर्स ऐसे है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है भाई? तो लिख दे AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के डायरेक्शन में। हाँ, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दे, ऐसे n, और लिख दे वेयर n इज इक्वल टू इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। डन, बस खत्म। फुल मार्क्स मिलेगा। समझ में आया? 3 डिपार्टमेंट,
ये पूरा ए का कैलकुलेशन, ये पूरा बी का और ये पूरा सी का। पहले ए वाला परफेक्ट समझ लिया ना तो बी सी तो फटाफट जाएगा स्पीड में। ओके डन। ओके बच्चा लोग, अभी इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिख रहा है ना पूरा क्वेश्चन? ठीक है, आप लोग स्क्रीन को पोज करके क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं इसका स्टोरी सुनाता हूं आपको। पढ़ लिया ना आपने? ठीक है, चलो देखो स्टोरी में क्या बोला है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को हम फ्री फॉल करवा रहे हैं। फ्री फॉल मतलब ऐसे छोड़ा नीचे जा रहा है। फ्री फॉल का केस है, मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या लेना है हमको? 0। ओके, फ्री फॉल करवाने पे इलेक्ट्रॉन 1.5 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। हमने उसको मीटर बना दिया, ये रहा एक डिस्टेंस। आया यहां तक? ओके, अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक गिरने में कितना वक्त लगेगा, मींस टाइम पूछा है इन्होंने। ठीक है, देख लेंगे। फिर इसी सीन को उल्टा कर दिया। आपने क्वेश्चन तो पूरा पढ़ा ना, तो इसी सीन को उल्टा करके बोले इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा ऐसे उल्टा कर दो। उल्टा करके फिर उसमें प्रोटॉन को छोड़ो, तो प्रोटॉन भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम सिचुएशन, एंड फाइंड आउट द टाइम, कंप्यूट द टाइम इन बोथ द सिचुएशंस। चलो ठीक है, सीन समझ में आया ना? अब इसके अंदर का फिजिक्स ढूंढ के निकाल, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो ऐसे गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? कौन गिरा रहा है इलेक्ट्रॉन को? अच्छा, इस क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल इफेक्ट को निग्लेक्ट करना है, क्योंकि लास्ट में फिर ग्रेविटी के साथ उसको हमको कंपेयर करना है। कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, वो लास्ट में कर। तो अभी ग्रेविटी को निग्लेक्ट कर। अच्छा, ग्रेविटी नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन गिर कैसे रहे? ओनली ग्रेविटी ही नहीं है तो कोई चीज तो हवा में ही रुकनी चाहिए। नहीं, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां देख सारा पॉजिटिव है, यहां सारा नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव इसको रिपल्सन करेगा, तो ऐसे भगाएगा, और ये पॉजिटिव उसको अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा। लेकिन कौन गिरा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन के फ्री फॉल की वजह कौन बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स भी कौन सा लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस सिचुएशन में देख, ग्रेविटी होता ना तो मैं ये लेता QE प्लस mg, दोनों ले लेता। लेकिन ग्रेविटी को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो अभी mg पे बात मत कर, सिर्फ QE फोर्स है जो इसको नीचे ला रहा है। ओके, नाउ F कैन बी टेकन एज ma, इट इज इक्वल्स टू QE। सो एक्सेलरेशन इज QE डिवाइड बाय m। ये एक्सेलरेशन मिल गया। अच्छा, एक्सेलरेशन हमेशा मिलता है तो प्लीज 2 सेकंड रुक के उस पर सोचो कि क्या ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है। मान ले एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो वो 3 फॉर्मूले तू ले सकता है। तो चेक कर, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन तेरा यूनिफॉर्म नहीं है ना, मतलब कांस्टेंट नहीं है, तो वो 3 फॉर्मूले नहीं ले सकता। ज्यादातर बच्चे कभी भी कुछ भी फॉर्मूला ठोक देते। अरे यार, फॉर्मूले का इज्जत तो रखो। जब टेक्स्ट बुक में पढ़ा था वो 3 फॉर्मूला, मैं इसकी बात कर रहा हूं भाई। ये v इज इक्वल टू v0 प्लस AT, कैमरा में दिख रहा है ना यहाँ पे, v0t प्लस हाफ AT स्क्वायर v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू, एक और भी था चौथा, लेकिन वो जान दोगे, 3 बहुत हो गए। बच्चे कभी भी ये 3 फॉर्मूले ले लेते हैं यार। अरे ऐसे थोड़ी चलता है, मामा का घर थोड़ी है। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब बदलेगा नहीं, तो ही ये फॉर्मूला लेना है। तो देख ले अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं, है ना। ये Q मींस चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेट है 1.6 इंटू 10⁻⁹, नहीं बदलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे देख बदलने वाला नहीं है, 2 इंटू 10⁴ फिक्स्ड है। हाँ, बदलने वाला कब होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर T x का कुछ वेरिएबल आता तो। हाँ, तो ये कांस्टेंट है। मास भी इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, मतलब पूरी सब टर्म्स कांस्टेंट है। इन दैट केस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो हाँ, तो फाइनली हमको परमिशन मिल गया कि इन 3 में से कोई एक फॉर्मूला हम उठा सकते हैं। मेरे हिसाब से ये उठाऊंगा, डिस्टेंस दिया है। तो चलो, ओके, तो फॉर्मूला तो पता चल गया, ये वाला लेना है। D इज इक्वल्स टू v0t प्लस हाफ AT। ऐसे पता लगाना पड़ता है कि क्या फॉर्मूला लेना है, कुछ भी रट्टम रट्टी नहीं होता है। चलिए, स्पीड 0 है, ये 2 को यहां पे लगा दे, 2d डिवाइड बाई a इज इक्वल्स टू t स्क्वायर। तो t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2d डिवाइड बाई a। अच्छा, a क्या लेना था? अभी तो लाए थे अपन, QE डिवाइड बाई m गया ऊपर। हाँ, अभी स्क्वायर हटा दे, हो गया 2।
तो ये एक टाइम डेरिवेशन का फॉर्मूला मिल गया इस क्वेश्चन के लिए कि इस न्यूमेरिकल में टाइम इस फॉर्मूले से ला सकते हैं। दो जनों का टाइम लाना है तुझे, इलेक्ट्रॉन का भी टाइम कंप्यूट करना है और प्रोटॉन का भी करना है। तो चल इस साइड इलेक्ट्रॉन के लिए ले ले, यहां पे प्रोटॉन के लिए ले ले, बीच में एक बाउंड्री कर दे, बस बढ़िया। तो चलो, फॉर इलेक्ट्रॉन टेकिंग द फॉर्मूला, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन का टाइम है, अच्छा मास भी इलेक्ट्रॉन, अच्छा डिस्टेंस तो ई दोनों में सेम है ना, 1.5 सेंटीमीटर, चार्ज भी दोनों का सेम है 1.6 इंटू 10⁻⁹, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो बस सिर्फ मास अलग है इसलिए उसको ई बोल दिया। अब ये सारी वैल्यू रखो आप, 2 इंटू 0.015 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद कर, पोज करके याद कर, चल ठीक है मेरे को याद आ गया, 31, चार्ज है 1.6 10⁻⁹, फील्ड है 2 इंटू 10⁴। ये सारा सॉल्व करने पे तेरा आएगा कुछ 92 समथिंग 10⁻⁹ सेकेंड, इट मीन्स 2.92 नैनो सेकेंड। आ गया इलेक्ट्रॉन का टाइम। अब सेम वे में प्रोटॉन का टाइम, मास अलग है इसलिए मास को लिख रहा हूं, बाकी तो सब सेम है टर्मिनोलॉजी। चलो 2.015 मास ऑफ प्रोटॉन क्या लेना है, पोज करके याद कर ले बेटा, बहुत काम आने वाला है। कब तक भागेगा इन वैल्यू से, कब तक देख देख के लिखेगा, वो कहते हैं ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो ईद आएगी कभी तो कटेगा। चल देख, ये होता है तेरा 1.3 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड, इसको पॉइंट को इधर ले ले, ये हो गया -6, -6 का मतलब हो गया माइक्रो। हाँ, तो टाइम टेकन फॉर प्रोटॉन, टाइम टेकन बाय प्रोटॉन, आंसर आ गया। अब सिर्फ तेरे नॉलेज के लिए यहाँ पे साइड में बताता हूं तेरे को, देख इलेक्ट्रॉन का जो टाइम है वो है 2.92 नैनो सेकेंड, और जो प्रोटॉन ने टाइम लिया इट इज 0.13 माइक्रो सेकेंड। विच वन इज ग्रेटर? अरे ये बड़ा है, इससे 1000 गुना बड़ा है। कैसे? इसमें माइक्रो है मतलब -6 आता है, इसमें नैनो है मतलब -9, तो ये छोटा है ना, तो प्रोटॉन का जो टाइम है वो ज्यादा बड़ा है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अच्छा इसके पीछे ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, क्वेश्चन में लिखना नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? मास पे डिपेंड कर रहा था पूरा सीन। देखो, हाँ देखो दोनों फॉर्मूले में ना डिस्टेंस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल थे, सिर्फ मास दोनों का अलग था। तो मास किसका ज्यादा था? अरे प्रोटॉन का ज्यादा था। इलेक्ट्रॉन में देख -31 है और प्रोटॉन में देख -27 है, तो प्रोटॉन का मास ज्यादा था, इसमें 4 जीरो ज्यादा थे। सॉरी, समझा ना, वो 4 पॉइंट डेसिमल पॉइंट 4 पीछे था। ये 31 ये 27, तो ये मास ज्यादा था, तो मास बड़ा था ना। हाँ, तो इस सीन में हम लिख सकते हैं टाइम डिपेंड्स ऑन द रूट ऑफ मास, सो मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई टाइम इज ग्रेटर देन। तो ये नॉलेज के लिए है। ठीक है, अब यहां पे बोल रहे हैं कि इस सीन को ग्रेविटी के साथ कंपेयर करो कि ग्रेविटेशन इफेक्ट में ये होता तो क्या होता। इफ ग्रेविटेशन इज कंसिडर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यहां सिर्फ ग्रेविटेशन फील्ड में फ्री फॉल हो रहा है, तो भाई सीधी सी बात है, देख ग्रेविटेशन फील्ड में कोई भी फॉल करता है तो उस पर फोर्स है ना, उस वक्त क्यू ही नहीं लगता, क्यू ही नहीं लगता, उस पर क्या फोर्स लगता है? mg। तो F इज इक्वल टू ma, mg, mm गॉन, तो एक्सीलरेशन क्या लेते हैं हम? g लेते, एक्सीलरेशन g लेते, तो जो t का फॉर्मूला बनाया ना यहाँ पे तू, इसकी जगह g ले, देख 2d/g इज इक्वल टू t²रूट। तो टाइम एक्सेलरेशन की वजह से इसके अंदर मास घुस गया इस फॉर्मूले में। सिर्फ ग्रेविटी की बात होती तो जी आता, मास आता ही नहीं, मतलब मास पे डिपेंड ही नहीं करता। समझा? तो अपना ऑब्जर्वेशन लिख दे क्या कि हाँ सर देखो सिर्फ ग्रेविटेशन इफेक्ट लूं तो मास नहीं आता है, नहीं। सो टाइम इज इंडिपेंडेंट, ये अपना ऑब्जर्वेशन लिखना है सिर्फ, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास इन दिस केस। हो गया? ठीक है। अब एक छोटा सा और गुरु मंत्र दे दो इस क्वेश्चन के अंदर, देखो दे दो, देख सिर्फ अपनी जानकारी के लिए तू जरा देख तो सही कि एक्सेलरेशन क्या मिलता है। एक्सेलरेशन काउंट करते चलो, एक्सेलरेशन इज q/m इस क्वेश्चन में। मान ले प्रोटॉन का एक्सेलरेशन है, ये सारी कैलकुलेशन कर, 1.6 इंटू 10⁻⁹ दिख रहा है कैमरा में, 2 इंटू 10⁴, और मास है प्रोटॉन का 1.6 इंटू
-27। ये सारी कैलकुलेशन करने पे तुझे ये मिलेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो प्रोटॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस दिए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, 2 × 10⁻12। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन क्या आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना बड़ा है ये तेरे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कितना बड़ा है, समझा। तो ये अपनी नॉलेज के लिए था कि हियर द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन in the presence of electric field is very 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 much higher than the acceleration due to gravity. That's why gravitational acceleration is neglected in this question. समझा? डन। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो यार, कुछ तो करो। मैं वीडियो भेज रहा हूं तो देख रहा है नीचे सब खाली, इधर वो थंब वाला खाली, सब्सक्राइबर खाली। भाई कुछ कर यार, कुछ कर। हाँ, बाय।